जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उत्तराखंड कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग की परीक्षा से संबंधित यहाँ पे जो बायो का पहला टॉपिक है साइटोलॉजी, उस साइटोलॉजी को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट गेले ने या फिर रॉबर्ट विंग ने? तो दोस्तों, जो कोशिका की खोज की थी वो की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, तो आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में की थी। किसमें कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है। और अगर पूछा जाता है कोशिका शब्द किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से बना है। जो कोशिका शब्द है लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो सेल्यूला शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। तो यहाँ पे कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो फिर आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन कहलाता है माइटोलॉजी, साइटोलॉजी, कोकोलॉजी या आंकोलॉजी? तो दोस्तों, जो कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछा जाए कि साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो फिर आंसर हो जाएगा हॉर्टविंग ने। क्या दिया था? साइटोलॉजी शब्द दिया था हॉर्टविंग ने। ठीक है, जो साइटोलॉजी शब्द दिया था वो किसने दिया था? हॉर्टविंग ने दिया था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक है। जो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहलाता है, किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, ए.के. शर्मा को, स्वानसन को या ल्यूवेनहॉक को? तो दोस्तों, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक पूछा तो याद रखना, जो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है वो माना जाता है स्वानसन को। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना ए.के. शर्मा जी को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? ए.के. शर्मा को। और यदि सिंपल पूछा जाए कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे मानते हैं, तो याद रखना रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। कोशिका विज्ञान का जनक सिंपल पूछे तो रॉबर्ट हुक, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक पूछे तो ए.के. शर्मा, और आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक पूछे तो स्वानसन और ल्यूवेनहॉक के बारे में अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि अगर पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक जी ने क्या की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया था? माइक्रोग्राफिया में, फिलोसफी जूलॉजिक में, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में या साइटोग्राफी में? तो दोस्तों, याद रखना रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी और उन्होंने इसका वर्णन जो किया था अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। किसमें किया था? माइक्रोग्राफिया में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका है पीपीएलओ, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा या फिर आरबीसी? तो दोस्तों, याद रखना जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, और जिसका परिमाप समथिंग माना जाता है 15 सेंटीमीटर माना जाता है। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है पीपीएलओ। सबसे छोटी कोशिका, सबसे क्या होती है? जो छोटी कोशिका होती है वो कौन होती है? पीपीएलओ होती है, जिसे या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकमा। ठीक है। तो पीपीएलओ बोलो या माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकमा बोलो। और जो इसका व्यास होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोन तक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की इकाई किसने कहा था? रॉबर्ट हुक ने, ए.के. शर्मा ने, स्वानसन ने या ल्यूवेनहॉक ने? तो दोस्तों, कोशिका को जीवन की इकाई किसने कहा था? ल्यूवेनहॉक ने कहा था। ठीक है। कोशिका, इसीलिए कोशिका को क्या कहा? जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी किसको कहा जाता है? कोशिका को जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन बनता है तो कोशिका को कहा जाता है। और कोशिका को जीवन की इकाई किसने कहा था, ये पूछा जाता है तो ल्यूवेनहॉक ने कहा था। और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी पादप कोशिका है। जो सबसे बड़ी पादप कोशिका है वो कौन सी है? बोमेरिया फाइबर, माइकोप्लाज्मा, एस्टिबुलेरिया या फिर यूट्रिकुलेरिया? तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी पादप कोशिका है, जो सबसे बड़ी पादप कोशिका है वो कौन सी है? बोमेरिया फाइबर है। बोमेरिया फाइबर का है सबसे बड़ी पादप कोशिका है। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो फिर माइकोप्लाज्मा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी एक कोश के पादप शैवाल कौन सा है, तो सबसे एक कोश के पादप शैवाल कौन सा है, तो फिर याद रखना जो सबसे बड़ा एक कोश के पादप शैवाल है वो कौन है, एस्टी बुलेरिया है। कौन है, एस्टी बुलेरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है, स्पर्म, ओवम, तंत्रिका कोशिका या आरबीसी। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है, फीमेल की ओवम है। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी है, तो फिर आंसर हो जाएगा स्पर्म है। ठीक है, जो मेल का स्पर्म होता है वो क्या होता है, सबसे छोटी कोशिका होती है मनुष्य के शरीर की। और यदि पूछा जाए कि मेल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मेल में याद रखना सबसे बड़ी कोशिका, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, मेल की। ठीक है, मेल में से सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, और अगर पूछे जाए कि फीमेल में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो फिर आंसर हो जाएगा आरबीसी, फीमेल में क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। और यदि पूछा जाता है कि मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो फिर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका है। दोस्तों इसको यहीं पे समझ लो, बहुत 5-7 क्वेश्चन है ये, कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका महिला, फीमेल के ओवम, मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है मेल का स्पर्म है। यदि पूछा जाए कि मेल के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो फिर आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। और यदि पूछा जाता है कि फीमेल के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो फिर हो जाएगा आरबीसी। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो फिर आंसर हो जाएगा सबसे लंबी में तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जबकि बड़ी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फीमेल की ओवम है। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, स्लाइड स्वानसन ने या ल्यूवेनहॉक ने? तो दोस्तों जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन था वो किया था स्लाइड और स्वान ने दिया था। और अगर कभी पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइड और स्वान ने कब दिया था, तो 1893 में दिया था। किस नाम से दिया था? द सेल के नाम से पुस्तक में दिया था। ठीक है, और कोशिका सिद्धांत में स्लाइड और स्वान के अनुसार क्या है कि जो कोशिका होती है वो ओमनिस सेलुला ई सेलुला होती है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला होती है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ है कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं, पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं हैं उन्हीं से क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसके लिए स्लाइड और स्वान ने नाम दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं प्रोटोजोआ, प्रोकैरियोटिक, वायरस, ये सभी। तो दोस्तों याद रखना जो कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं ये क्या हैं, ये सभी क्या हैं, कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। प्रोटोजोआ हो गए, प्रोकैरियोटिक हो गए, वायरस हो गए, इसके अलावा वायराइट्स हो गए, प्रियॉन हो गए। ठीक है, ये सभी क्या हैं, कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, पहली चीज की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक, सिंपल भाषा में प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनमें केंद्रक और कोशिकांग नहीं मिलते हैं वो हो गए प्रोकैरियोटिक, और जिनमें केंद्रक और कोशिकांग मिलते हैं वो हो गए यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब बात आती है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है बिना हिस्टोन के 11 डीएनए, हिस्टोन सहित 11 डीएनए, बिना हिस्टोन के दोहरा डीएनए या हिस्टोन सहित दोहरा डीएनए। तो दोस्तों याद रखना जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें बिना हिस्टोन के 11 डीएनए पाया जाता है। या अगर क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो इसमें डीएनए होता है 11 डीएनए पाया जाता है। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है और डीएनए भी क्या पाया जाता है, 2 लेयर का पाया जाता है। ठीक है, दोहरा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हैं उनके अंतर्गत एक कोश के जितने भी जीव हैं, चाहे वो फिर जीवाणु हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, ये सारे क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको नई वीडियो लाता रहूंगा। अगला क्वेश्चन, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, पादपों में, जंतुओं में, जीवाणु में या फिर कवकों में? तो याद रखना जो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है वो पाई जाती है किसमें, पादप में। ठीक है, जबकि जंतुओं में क्या होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, अगर हम जीवाणुओं की बात करें, पूछा जाए कि जीवाणु में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो पाई जाती है पेंटल डोगल कैन की।
पेंटल कैन की पाई जाती है। ठीक है, जीवाणु में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? पेंटल डोगल कैन की पाई जाती है। जबकि अगर हम कवकों की बात करें तो कवकों में सेल्यूलोज और काइटिन दोनों से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल्यूलोज और वो काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें? कवकों में। ठीक है, पादप प्लस शैवाल में सेल्यूलोज की, जंतुओं में अब्सेंट, जीवाणु में पेंटल डोगल कैन की और कवकों में सेल्यूलोज और काइटिन की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, धरती पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है। जो धरती पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सेल्यूलोज या माल्टोज? तो दोस्तों याद रखना, जो धरती पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? सेल्यूलोज है। ठीक है, कौन सा है? सेल्यूलोज है। और जो ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है ये किस प्रकार का है? पॉलीसैकेराइड प्रकार का है। पॉलीसैकेराइड प्रकार का है। दोस्तों इससे पहले कार्बोहाइड्रेट वाले पूरे टॉपिक को डिफाइन कर चुका हूं, आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जीव विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। तो पॉलीसैकेराइड का प्रकार का है कौन सा? सेल्यूलोज। ठीक है, और पौधे, अगर क्वेश्चन बनता है कि पौधे का सबसे कठोर भाग कौन सा है तो फिर हो जाएगा सेल्यूलोज है। ठीक है, और क्यों है? क्योंकि इसमें पानी नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? पानी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और धरती पर पाया जाने वाला जो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है वो भी कौन है? सेल्यूलोज है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है? पौधों का सबसे कठोर भाग है और पौधों की कोशिका भित्ति इससे बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका ओमनी सेलुला ई सेलुला होती है, यह विचार किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने, स्लाइड और शॉन ने, विर्चाउ ने या ल्यूवेनहॉक ने? तो दोस्तों इससे पहले बता चुका हूं कि कोशिकाएं क्या होती है? ओमनी सेलुला ई सेलुला होती हैं। यह विचार सबसे पहले जो दिया था वो विर्चाउ ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? विर्चाउ ने दिया था कि कोशिकाएं क्या होती हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुला होती हैं। अगला क्वेश्चन, घास को छूने पर चुभन किसके कारण महसूस होती है? जो घास को छूने पर जो चुभन होती है वो किसके कारण महसूस होती है? एसीटोन के, सिलिका के, कैल्शियम के या फिर मैग्नीशियम के? तो दोस्तों जब हम घास को छूते हैं तो एक दरदरापन लगती है, एक चुभन लगती है, वो किसके कारण होती है? सिलिका के कारण महसूस होती है। किसके कारण होती है? सिलिका के कारण महसूस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। जो पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो किस प्रकार होता है? केंद्र से परिधि की ओर, परिधि से केंद्र की ओर, किसी भी दिशा में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखना, जो पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। पादप कोशिका में जो कोशिका द्रव्य क्या होता है? विभाजन होता है, वो क्या होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है। क्या होता है? केंद्र से परिधि की ओर होता है। याद रखना इस फिगर को कि ये केंद्र है, केंद्र से क्या होता है? परिधि की ओर होता है कोशिका द्रव्य विभाजन किसमें? पादप कोशिका में। और ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो याद रखना कोशिका पट्टों के द्वारा होता है। कोशिका पट्टों के द्वारा क्या होता है? ये केंद्र से परिधि की ओर होता है। जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है? जो केंद्रक द्रव्य विभाजन होता है, केंद्रक द्रव्य विभाजन क्या होता है? परिधि से केंद्र की ओर होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में ठीक उल्टा हो जाएगा, बाहर से अंदर की ओर जंतु और अंदर से बाहर की ओर पादप कोशिका में। ठीक है, होता है किसके द्वारा होता है? संकीर्णन के द्वारा होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, हरित लवक को पत्तियों से किसकी सहायता से अलग करते हैं? हरित लवक को हम किसकी सहायता से पत्तियों से अलग कर सकते हैं? एसीटोन की, सिलिका की, कैल्शियम की या फिर मैग्नीशियम की? तो दोस्तों याद रखना, हरित लवक को पत्तियों से अलग कर सकते हैं हम किसकी सहायता से? एसीटोन की सहायता से अलग कर सकते हैं हरित लवक को पत्तियों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में दो कोशिकाओं के मध्य संपर्क किसके द्वारा होता है? जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में दो कोशिकाओं के मध्य जो संपर्क होता है किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोसोम, डिक्टियोसोम या गोल्गी काई? तो दोस्तों जो पादप कोशिका में दो कोशिकाओं के मध्य संपर्क होता है वो होता है प्लाज्मोडेस्माटा के कारण होता है। यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतु कोशिका में दो कोशिकाओं के मध्य संपर्क किसके कारण होता है, तो याद रखना डेस्मोसोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? डेस्मोसोम के कारण जंतु कोशिका में दो कोशिकाओं के मध्य संपर्क होता है। और यहीं पे अंतर समझ लो कि जो पादप कोशिका होती है उसमें गोल्गी काई को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डिक्टियोसोम के नाम से पादप कोशिका में गोल्गी काई को जाना जाता है, जबकि जंतु कोशिका में गोल्गी काई को गोल्गी काई ही कहा जाता है। और मुख्य अंतर है कि पादप कोशिका में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, जल में घुले खनिज और गैसों की पारगम्यता को नियंत्रित करता है कोशिका कला, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक या कोशिका भित्ति। तो दोस्तों जो जल में घुले खनिज व गैसों की पारगम्यता को कौन नियंत्रित करता है, वो है कोशिका कला। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जल में घुले हुए खनिज और गैसों की पारगम्यता को नियंत्रित करती है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो कोशिका कला होती है ये प्रासरण, विसरण और प्रोटीन संश्लेषण में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन कहलाता है। जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन होता है वो क्या कहलाता है, सक्रिय अभिगमन, निष्क्रिय अभिगमन, सम अभिगमन या विषम अभिगमन। तो दोस्तों जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन होता है वो सक्रिय अभिगमन कहलाता है। यानी जो कोशिका कला के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन होता है वो सक्रिय अभिगमन कहलाता है। और जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है उसे निष्क्रिय अभिगमन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कम से अधिक होगा तो सक्रिय और अधिक से कम होगा तो एक नॉर्मल बात है, निष्क्रिय अभिगमन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आऊंगा। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।